अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ गद्दार हैं तो छुपकर क्यों मिलते हैं, ताहयात तौसी की पेशकश क्यों की, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने सवाल उठा दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI ने कहा मीर जाफर, मीर सादिक गद्दार, न्यूट्रल, जानवर कहा गया। ये सब इल्जामात इसलिए हैं कि आर्मी चीफ और इदारे ने गैर आईनी काम करने से इनकार किया। DGISI ने मजीद कहा कि फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ रोल से हटाकर आईनी रास्ते पर लाना है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कहना है कि अरशद शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट और मुझसे भी राबता था। उनकी जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को बैरूनी खतरात और अदम तहफ़्फ़ुज़ से नहीं, अदम इस्तेहकाम से है। फौज को किसी लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। देखिए, जो पाकिस्तान का दफाई निज़ाम है वो मजबूत है। किसी भी बैरूनी खतरे के खिलाफ किसी मखसूस जमात के हवाले से, देखिए, जब मैंने शुरू में कहा कि ये इदारे का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हमने अपने आप को अपने आईनी और गैर सियासी किरदार पे महदूद करना है, जो हमारा बयानिया था, जो बात हमने कही वो यही थी कि आपने जो करना है पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत रह के करें। हम कोई ऐसी मदद फराहम नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के आइन, कानून और इखलाक के मुताबिक ना हो। अरशद शरीफ की मौत से जुड़े हक़ाइक़ की जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ARY न्यूज़ ने इदारों के खिलाफ रजीम चेंज का मखसूस एजेंडा परवान चढ़ाया। अरशद शरीफ की मौत पर झूठा बयानिया बनाया गया। थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था। बार बार इन्हें बावर कराया जाता था कि उनकी जान को खतरा लाहक है। साइफर का मामला सामने लाया गया तो अरशद शरीफ साहब ने उस पर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए। इस हवाले से उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से कई मुलाकातें भी की और उनके कई इंटरव्यूज़ भी किए, जिसके नतीजे में ये बात भी की गई कि शायद उन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट्स और साइफर भी दिखाया गया था। साइफर और अरशद शरीफ साहब की वफात के हवाले से जुड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे जो ISI की फाइंडिंग्स थी, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया कि वो ISI की फाइंडिंग्स को पब्लिक कर दो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था कि हुकूमत के खिलाफ आईनी और कानूनी और सियासी मामले की बजाय अदम एतमाद की तहरीक रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थी। इस मीडिया ट्रायल में ARY चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानिए को फरोग देने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया और एजेंडा सेटिंग के जरिए फौज के खिलाफ एक मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया। अरशद शरीफ साहब तो नवंबर 2021 से ARY चैनल के प्लेटफॉर्म से इदारों पर तनकीद कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के हवाले से बहुत सख्त तनकीदी प्रोग्राम्स भी किए। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम TTP ग्रुप ने स्पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मुल्लिका इलाकों में टारगेट करना चाहते हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई कि कैसे और किसने KP गवर्नमेंट को ये इतला मुहैया की कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जाएगा। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया
गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था, जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार उनको ये बावर कराया जाता रहा कि उन्हें खतरा लाहक है। 8 अगस्त 2022 को शहबाज गिल के ARY चैनल पर फौज में बगावत पर उकसाने की मुतनाज़ा बयान की तमाम मकातब फ़िक्र ने मजम्मत की और उसे रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया। 9 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मुतनाज़ा स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हमाद यूसुफ ने उन्हें बताया कि अरशद शरीफ पेशावर से दुबई के लिए रवाना होंगे, फिर इस हवाले से मतवातर एक बयानिया बनाया जाता रहा कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया जाएगा। 9 अगस्त 2022 को 4:40 पर कराची से अरशद शरीफ की दुबई के लिए अरशद शरीफ UAE से कीनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीज़ा एक्सपायर हुआ। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना है या शमाली कोरिया जैसा मुल्क बनाना है, अवाम के फैसलों को तस्लीम करने की आदत डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने गैर आइनी मुतालबा किया। असद उमर ने सवाल किया कि क्या गैर आइनी मुतालबा था, इसका जवाब दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ आइन के मुताबिक एहतजाज का हक रखती है। फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क के अवाम ही फैसले का हक रखते हैं, किसी दूसरे के पास फैसलों का हक नहीं हो सकता। रियासत का मतलब पाकिस्तान के 22 करोड़ शहरी हैं। राना सनाउल्लाह ने अरशद शरीफ के खिलाफ 16 केसेस बनाए तो उसे मुल्क से बाहर जाना पड़ा, जबकि वो मुल्क से नहीं जाना चाहते थे। समझता हूं कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ लोगों में एक खौफ पैदा करने की एक कोशिश थी कि जैसे इतलात जमा होनी शुरू हुई कि लोगों का एक इंथुजियाज्म है, हर किस्म से इतलात आ रही थी कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग कारकुनान के अलावा अवाम और आम शहरी जो हैं वो इमरान खान के बयानिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं, उनके दिल में बात उतर गई है और वो शरीक हो जाएंगे। तो उन्हें भटकाने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए कि आम फैमिलीज जो हैं वो इससे लाताल्लुक हो जाएं, ये एक मज़मूम कोशिश थी। इमरान खान ने इदारों को निशाना बनाया, न्यूट्रल के लफ्ज़ को गाली बना दिया। इमरान खान के सामने अपने सिवा किसी चीज़ की अहमियत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं असली इमरान खान का तारुफ आज कौम को कराया गया। इमरान खान क्या करते रहे आज सबके सामने आ गया। इमरान खान इदारों को अपना ताबे बनाना चाहते हैं। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी के मसले को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। शोहदा का खून हमारे लिए रेड लाइन है, इसको क्रॉस ना किया जाए। फौज पाकिस्तान की है, किसी फर्द वाहिद की नहीं। इमरान खान ने अरशद शरीफ की मौत को सियासी कारोबार बना दिया। इमरान खान जो है आज इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तानी कौम से, सिर्फ और सिर्फ जो है हर चीज़ का महवर जो है उसका ज़ाती इख्तियार और खुसूसन पाकिस्तान के जो अदारे हैं टारगेट बनाया हुआ है। अब आपको सारे का सारा जो है डायरेक्टली बराह रास्त जो है कौम जो है उससे मतला हो गई है कि वो क्या करते रहे। ये चीज़ जो है बरमला आज आपको बताई गई है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये इंफॉर्मेशन मिली। जो लफ्ज़ न्यूट्रल था उसको गाली बना दी। इस शख्स का ये असली रूप है, असली चेहरा है। वो तमाम अदारों को अपनी जात का ताबे बनाना चाहता है। उसने एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला जो है उसको अपनी सियासत के लिए जो है इस्तेमाल किया। शोहदा का खून जो है हमारी रियासत के लिए, हमारी कौम के लिए एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस ना करें। फौज पाकिस्तान की है, फौज इस सरजमीन की है, फौज जो है किसी फर्द वाहिद की नहीं है। अरशद शरीफ साहब मरहूम का भी जिक्र आया, इन्होंने उसको भी सियासी कारोबार बनाया। इमरान नियाज़ी का मकरू चेहरा अवाम के सामने मजीद एक्सपोज हो गया। आज इमरान खान कौमी नासूर की सूरत इख्तियार कर गया। इमरान नियाज़ी का इलाज बहुत ज़रूरी हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साइफर का ड्रामा रचाया गया, मुल्की तशखीस को मजरूह किया गया। ज़ाती मफाद के लिए बात मान ली जाए तो तारीफें, बात ना मानी जाए तो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इमरान नियाज़ी ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को दाव पर लगाते चले गए। इमरान नियाज़ी का जो मकरू चेहरा कौम के सामने एक्सपोज हुआ है, इमरान नियाज़ी एक कौमी नासूर की सूरत जो है वो इख्तियार
کر چکا ہے، جس کا علاج جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس طرح سے سائفر کا جو ڈرامہ اس نے رچایا اور ملک اور قوم کا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا۔ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں، اور اگر اس کے مفادات کی کوئی اگینسٹ جائے تو پھر وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر غدار بھی ہے۔ کل جب پنجاب گورنمنٹ میں وہاں پہ جو یہ گئے ہیں سی ایم ہاؤس میں، تو وہاں پہ جا کے گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ جی پنجاب حکومت ناکام ہے، آپ نے لوگوں کے خلاف مقدمات نہیں بنائے تو اس لیے آپ ناکام ہیں۔ اب ارشد شریف شہید کی موت ہے، شہادت ہے، اس نے پراپیگنڈا شروع کیا کہ جی اسے زبردستی باہر بھیجا گیا۔ اداروں کو عمران کا کچا چٹا دنیا کے سامنے رکھنا پڑا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا ریاستی ادارے اس وقت میدان میں اترتے ہیں جب کسی کے کردار اور حرکات سے ریاست کو خطرہ ہو۔ عمران خان کا مارچ آزادی مارچ نہیں، آوارگی مارچ ہے۔ پہلے بھی عمران نے 126 دن کا دھرنا دے کر چین کو ہم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ عمران خان کل 11 بجے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس، لانگ مارچ پر امن ہوگا، آئی ایم ایف والوں نے ڈار کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا۔ عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ فرانس اور جرمنی میں لوگوں کے جذبات کی عزت کی جاتی ہے۔ حضور اب یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ہوا بدل گئی ہے، پوری دنیا نے ارشد شریف کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، 13 پارٹیاں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ملکی حالات انتہائی خراب ہیں۔ لانگ مارچ پر تشدد کیا گیا تو رانا ثناء اللہ کو اسلام آباد سے بھاگنے کا وقت نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ کوئی خونی مارچ نہیں ہوگا، میرے مولا کو منظور ہوا، پیسفل مارچ ہوگا۔ عمران خان کی قیادت میں پرامن طور پر لوگ نکلیں گے۔ لوگوں کا سمندر ہے حضور، سمندر کے آگے بات چیت کرنی چاہیے، اور سمندر کے آگے اس کی طغیانی کے آگے رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور مجھے جو دوسری اچھی بات لگی آج پریس کانفرنس کی ذمہ داران نے کی ہے کہ احتجاج کرنا، ریلی نکالنا اور اپنا حق مانگنا یہ پارٹیوں کا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ کل سے اس کا پتہ لگ جائے گا اور یہ ہونا چاہیے۔ ذمہ داران کو سمجھنا چاہیے کہ ہوا بدل گئی ہے، ہر آدمی کی جیب میں موبائل فون ہے۔ کس کس کے موبائل فون کو آپ پکڑیں گے حضور؟ آپ سارے موبائل فون بھی نہیں روک سکتے۔ عمران خان کا اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ، وفاقی انتظامیہ نے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں۔ اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس، ایف سی اور رینجرز کے اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حمید لنگرا سے، جو اس وقت ڈی چوک اسلام آباد پر ہی موجود ہیں۔ حمید، کیسے انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کل اپنا لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں اور 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن ابھی سے اسلام آباد کے مختلف داخلی راستوں اور جو خاص کر ریڈ زون ہے اس کو کنٹینرز لگا کر بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ایف سی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس کے دستے جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ میرے کیمرہ مین انجم ڈار اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت بھی ڈی چوک کے اوپر جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں وہاں پر اسلام آباد پولیس، ایف سی اور رینجرز کے اہلکار جو ہے وہ موجود ہیں، ساتھ بختر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ فیض آباد ہو گیا، نادرہ چوک ہو گیا، ادھر سے کشمیر سری نگر ہائی وے ہو گئی، اور جو موٹر وے چوک ہے وہاں پر تقریباً تمام داخلی راستے جو ہیں ان پر کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں اور وہاں پر ناکے بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اور ان ناکوں کی وجہ سے جو ہے وہ جو لوگ روزمرہ کی روٹین کے لیے اپنے اسلام آباد آتے ہیں تو انہیں آنے اور جانے میں ابھی سے جو ہے وہ پرابلم شروع ہو گیا اور لمبی لائنیں جو ہے وہ ان ناکوں کے اوپر لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص کر جو ریڈ زون کی سیکیورٹی ہے اس کو 4 مقامات سے جو ہے وہ مکمل طور پر بند کرنے کا پلان کیا گیا ہے۔ نادرہ چوک آلریڈی جو ہے وہ بند کیا جا چکا ہے اور وہاں پر گیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کام بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں تو تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا۔ اسلام آباد میں لانگ مارچ کی تیاریاں کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے حمید لنگرا، جبکہ ہم بات کریں گے لاہور کے لبارٹی چوک کی جہاں سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ بھٹی صاحب موجود ہیں۔ بھٹی صاحب بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کل لاہور کے لبارٹی چوک سے شروع ہونے جا رہا ہے، تیاریاں کیسی ہیں یہاں پر؟ جی
جی بالکل، لانگ مارچ کو جو تیاریاں ہیں وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. اب سے آج سارا جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں ایوان وزیر اعلیٰ 90 شاہراہ قائد اعظم رہے اور انہوں نے مختلف عہدیداروں سے ملے, اپنے سینئر پارٹی رہنماؤں سے ملے اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ جو ہے اجلاس کی صدارت کی. اس کے بعد ایک پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ بھی اپنی جو ہے گفتگو کی اور جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے کل کے لانگ مارچ کے حوالے سے کہا کہ صرف حقیقی آزادی اور ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا, اور وہ ایجنڈا ہے ملک میں صاف اور شفاف اور بر وقت انتخابات. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومت جو ہے اس وقت کی موجودہ حکومت اگر وہ نہیں کسی انتخابات کی طرف جانا چاہتی تو وہ اسی لیے لانگ مارچ کی طرف آئے ہیں. اگر وہ انتخابات کی تاریخ دے دیتے تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, وہ ملک میں افراتفری نہیں چاہتے اور بنیادی حق ہے ان کا احتجاج کرنا اور پرامن احتجاج ان کا. اس کے لیے ہم نے درخواست دے دی ہے اور تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا عمران خان کا کہ وہ ایکٹیو رہیں. اسی طرح لبرٹی مارکیٹ میں جو کل کا شیڈول ہے ان کا وہ حتمی بھی اس کو دے دی گئی ہے اور 11 ساڑھے 11 کے قریب جو ہے عمران خان وہاں پہنچیں گے یا وہاں پر ان کا خطاب ہوگا. اور اس کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ تمام جو ذمہ لوگ ہیں اور مقامی عہدیداران ہیں ان کے ذمہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں کہ کتنے کارکن لیں گے. تمام جو حلقوں کے ایم پیز ہیں ان کے ذمہ اور جو ایم این اے ہیں ان کے ذمہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اسلام آباد کا رخ کریں گے جہاں پہ ہمارے نمائندے حمید لنگرا موجود ہیں. حمید, آپ بتائیے گا, عمران خان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے جلسے کے لیے, کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکی ہے؟ جی اس کے حوالے سے آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بڑا واضح طور پر اس حوالے سے بتایا تھا کہ جی اگر جب تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی جانب سے انشورنس یہ نہیں دیتی, ان کی جانب سے یہ انشورنس نہیں آ جاتی کہ وہ یہاں پر صرف آئیں گے, جلسہ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے, وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے یا مزید کوئی اگریسو اقدام نہیں اٹھائیں گے, تو تب ان کو 2 دن پہلے جو ہے وہ اس حوالے سے پرمیشن دی جائے گی, انہیں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جائے گی, انہیں پروٹیکشن بھی دی جائے گی اور انہیں کھانا پینا وغیرہ بھی دیا جائے گا. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ اس خیال سے آ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچ کر اپنا کوئی اگلا پلان یا اگلا لائحہ عمل دیں گے یا جو جس جگہ کے لیے درخواست دی ہے اس سے آگے وہ بڑھنے کا کوئی توقع رکھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور انہیں اسلام آباد میں داخلے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. جی اگر اس وقت جو ہے جلسے کے لیے اجازت تب دی جائے گی کہ جب جلسے کے لیے جو ہے وہ 2 دن پہلے جو ہے درخواست دی جائے گی, تو ہمارے نمائندے حمید لنگرا اسلام آباد سے اور لاہور سے بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ارشد شریف اپنے قتل کا مقدمہ لے کر اللہ کے حضور پہنچ گیا. اسلام آباد میں سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کی نماز جنازہ ادا, ہزاروں افراد کی شرکت, آخری دیدار کے لیے عوام اور خواص کی بڑی تعداد امڈ آئی. تفصیلات اس رپورٹ میں. کینیا میں قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف کو سفر آخرت پر روانہ کر دیا گیا. فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ خطیب فیصل مسجد پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد الیاس نے پڑھائی, جس میں ہزاروں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی. نماز جنازہ میں صحافیوں, اینکر پرسنز اور سیاستدانوں سمیت زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے. مقتول ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں, جس کے بعد تحقیقاتی ادارے تفتیش کو مزید ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھائیں گے. ارشد شریف کی نماز جنازہ میں عمران خان کی عدم شرکت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے. چیئرمین تحریک انصاف تو پی ٹی آئی کے بانی رکن اور دیرینہ دوست نعیم الحق کی میت میں بھی شرکت نہ کر سکے تھے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف, جس کو شہید کیا گیا. ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صحافی ارشد شریف کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے, جس پر سوالات اٹھ گئے. ارشد شریف, 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 ارشد شریف. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ تقریروں میں ارشد شریف اور صرف ارشد شریف کا تذکرہ کرنے والے, ان کو ملک سے باہر جانے کا مشورہ دینے والے کپتان نے آخر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی. سوالات اٹھنے لگے. ارشد شریف, اس کو جب دھمکی آئیں, نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں, پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں. اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلی دفعہ نہیں مانا, پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے.
बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। नई मुल्क पार्टी के बानी अरकान में शामिल और इमरान के गहरे दोस्त थे, लेकिन दोस्त की मैयत में शरीक ना हुआ। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा में अदम शिरकत उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान के लिए हदफ तनकीद बनी हुई है। दोस्त या उस्ताद के जनाजे में शिरकत ना करना या करना ज़ाती फेल है, मगर बाज़ लोगों को नेक्रोफोबिया होता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान मुर्दा जिस्म से वाबस्ता कफन, कब्र, गुस्ल और लहद से डरता है। क्या इमरान खान को ये बीमारी तो नहीं? ये बात सिर्फ वो या उनका मुआलिज जान सकता है। तोशाखाना के सरकारी रिकॉर्ड ने इमरान खान के लिए नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 2019 के बाद इमरान खान ने अरब ममालिक से मिलने वाला कोई तोहफा जाहिर नहीं किया। इमरान खान ने अरब ममालिक के 10 दौरों में मिलने वाले कीमती तोहफे छुपाए। ज़राए के मुताबिक अरब ममालिक के 10 दौरे 2019 से 2021 के दरमियान किए गए। 10 में से 5 दौरों के दौरान मिलने वाले तोहफे को जाहिर किया गया। मिलने वाले तोहफे असल कीमत से कम जाहिर किए गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी इन 10 दौरों में इमरान खान के हमरा मौजूद थी। बुशरा बीबी ने सिर्फ एक दौरे में मिलने वाले तोहफे जाहिर किए। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मलिक अमीन असलम, मौलाना ताहिर अशरफी ने भी तोहफे जाहिर नहीं किए। इमरान खान ने 11 करोड़ मालियत के तोहफे जाहिर किए। तोहफे फरोख्त करके हासिल आमदन से तोशाखाना में 20% कीमत जमा कराई गई। कराची की मकामी अदालत में सलाम मुतासरा बच्ची से मुबैना ज़्यादती के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़मान गुलाम रसूल और खालिद हुसैन को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज़्यादती की तस्दीक हुई है। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची के उर्दू बाजार में गुज़िश्ता रोज़ दुकानदार की फायरिंग से जख्मी कुरान हाफिज नौजवान दौरान इलाज चल बसा। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि परेडी पुलिस ने इबाद के खून का सौदा किया। फायरिंग में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बाद तोड़ जोड़ करके छोड़ दिया गया था। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने कार्रवाई करके ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस मुल्जिम तैयब तारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ऑनलाइन गाड़ी की फरोख्त के लिए जाली इश्तिहार लगाने में मुलव्विस था। मुल्जिम ने फ्रॉड करते हुए शिकायत कुनंदा से 7,10,000 रुपए की रकम हथियाई। मुल्जिम तैयब तारिक के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्की गैस और तेल के शोबे से अच्छी खबर। अटक में तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ जिससे यौमिया 882 बैरल तेल और 0.93 MMSFCD गैस हासिल होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अटक में तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ जिससे यौमिया 882 बैरल तेल और 0.93 MMSFCD गैस हासिल की जा सकेगी। इसी बारे में जानते हैं सोहाले अब्बासी से। जी सोहाले, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, ये अटक में तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ है जिससे योमिया 882 बैरल तेल और 0.93 MMSCFD गैस हासिल होगी। OGDCL के तर्जुमान के मुताबिक OGDCL को पंजाब में ये जो तेल की दरियाफ्त है इसमें अहम कामयाबी मिली है और ये जिला अटक में कंपनी ऑपरेटेड वेल टूट डीप 1 से ये दरियाफ्त हुई है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि 5,545 मीटर गहरे टूट डीप 1 वेल पर काम का आगाज 25 दिसंबर 2020 को हुआ था। कुएं से यूनिया 882 बैरल तेल और 0.93 MMSCFD गैस हासिल होगी। दरियाफ्त से कंपनी के जो हाइड्रोकार्बन वसाइल हैं उसमें भी इजाफा होगा। इसके अलावा ओबरा के तर्जुमान ने मजीद बताया कि दरियाफ्त तेल और गैस के हवाले से पाकिस्तान के मकामी वसाइल पर इन्हिसार में ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहाले अब्बासी अपडेट करने के लिए। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने यूरोप में PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से जारी पाबंदी अफसोसनाक करार दे दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के 100 साल मुकम्मल होने पर सिविल एविएशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया और पाकिस्तान की एविएशन सनत पर मनफी असरात मुरतब किए। कोरोना ख़त्म होने के बाद एविएशन सनत में बेहतरी आ रही है। हम सब ने पाकिस्तान की एविएशन सनत को सपोर्ट करना है। CEA में ख़वातीन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। ये तकरीब डायरेक्टर ऑपरेशन CAA अख्तर मिर्जा और एएस वाइल्ड मार्शल जमाल अरशद भी शरीक थे। सदर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड आसिफ रसूल ने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोलर की सर्विस बहुत आसाब शिकन है। यौमिया 700 फ्लाइट्स पाकिस्तान की हुदूद से गुजरती हैं।
अहम खबर सामने आई है, आपको अपडेट करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पिम्स अस्पताल के 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगने की वजह से हुई। गोली लगने से अरशद शरीफ के दाएं कंधे की हड्डी भी टूटी। अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के बाद 10 से 30 मिनट में हुई। अरशद शरीफ की लाश के मुख्तलिफ आज़ा के नमूने लिए गए, जो कि फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताल्लिक आपको आगाह करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े में गोली लगने से हुई। गोली लगने से अरशद शरीफ के दाएं कंधे की हड्डी भी टूटी। अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के बाद 10 से 30 मिनट में हुई। अरशद शरीफ की लाश के मुख्तलिफ आज़ा के नमूने भी ले लिए गए, जो कि फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। जिस्म में मौजूद धात के टुकड़ों को भी लैब भेजा गया है और फॉरेंसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 131 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। पाकिस्तानी इब्तदाई बल्लेबाज जिम्बाब्वे जैसे निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ अच्छा आगाज फराहम करने में नाकाम हो गए। बाबर आजम 4, मोहम्मद रिजवान 14 और इफ्तिखार अहमद सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सुपर 12 ग्रुप 2 के मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इब्तदाई बल्लेबाजों ने जारहाना अंदाज अपनाया, ताहम मोहम्मद वसीम और शादाब खान के करारे बार का जवाब जिम्बाब्वे के बैटर के पास ना था। मुकर्ररा 20 ओवर्स में जिम्बाब्वे ने 8 विकेटों पर 130 रन बनाए। मोहम्मद वसीम ने 4, शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का अहसन इकदाम। पुलिस मुकाबलों और हादसात में मुस्तकिल तौर पर माजूर होने वाले पुलिस एहलकारों को खुसूसी मोटरसाइकिलें देने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 19 खुसूसी मोटरसाइकिलें तकसीम की जाएंगी। मजीद खुसूसी मोटरसाइकिलों की तकसीम के सिलसिले को जारी भी रखा जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर बसारत से महरूम अफराद ने नौकरी में माजूरों का कोटा ना देने पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रेड जोन की जानिब बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। मुजाहिरीन कहते हैं पुलिस के तशद्दुद से हमारे अफराद जख्मी हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने कहा पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस ने तशद्दुद किया, जिससे हमारे कई साथी जख्मी हुए हैं। हम सीमा हाउस की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारे बंदे जब चढ़े तो उनको उठाकर फेंक दिया गया, जिसमें से हमारे एक बंदे की कंडीशन बहुत सीरियस है, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि नाबीना अफराद के कोटा सिस्टम पर हमें नौकरियां दी जाए। सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात को संजीदा नहीं ले रही। कैमरामैन अली जाफर के साथ वाजिद अली खान, GTV कराची। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहत के खिलाफ यौम सियाह के मौके पर नुमाइश। ब्लैक डे में मुसव्विरों ने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत और हुसूल आज़ादी की कोशिशों पर फन पारों की नुमाइश की। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में समना कमाल। मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी और वादी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए अलहमरा आर्ट गैलरी में फन पारों की नुमाइश का एहतमाम किया। हम कश्मीर में जा तो नहीं सकते हैं और अपने जो कश्मीरी भाई हैं हम उनका साथ जो है वो रंगों और इस तरह की तस्वीरों के साथ कर सकते हैं। हम अपना यहाँ से ट्रिब्यूट उनको दे सकते हैं। इन पेंटिंग्स की तरफ देखे ना उनके दर्द का एहसास हो रहा है। ये तो बिल्कुल भी कम मतलब शो हो रहा है जितना वो लोग रोज फेस करते हैं। डायरेक्टर अलहमरा जुल्फिकार अली जुल्फी का कहना था कि पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। उन पर ढाए जाने वाले मजालिम पर पूरी कौम को आवाज उठानी चाहिए। आर्ट एक ऐसा जरिया है जो कि एक्सप्रेस करने का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि मैं खुद एक पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो इसमें बहुत कलरफुल तरीके से ये मिनिमम कलर्स के साथ आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। भारतीय मजालिम के हवाले से नुमाइश में रखी तस्वीर में ऐसा रंग भरा गया कि देखने वाले शशदर रह गए। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़ लाहौर। पटीदन में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस भी कश्मीरी भाइयों से यकजहती के तौर पर यौम सियाह मना रही है। मोटरवे पुलिस अफसरान ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर रैलियां निकाली और जम्मू कश्मीर के अवाम पर भारतीय मजालिम के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए हैं। आप ये देख सकते हैं पटीदन में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने भी कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार किया है और यौम सियाह मना रही है। मोटरवे पुलिस अफसरान ने बाजुओं पर सियाह पट्टी बांधकर रैलियां निकाली और जम्मू कश्मीर के अवाम पर भारतीय मजालिम के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।